कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? भाई हम जो हमारा रूम होता है, हमारा घर होता है, तो हमारे घर के आसपास क्या होती है? एक दीवार होती है। तो कोशिका के अंदर भी सेम वही सिस्टम है। उसके बाहर क्या होती है कि शुद्ध हवा आती रहे, ठीक है। दरवाजा किस लिए होता है कि कुछ चीजें हैं या हम है, घर से रसोई होती है पूरी घर के अंदर, भाई दाल रोटी गैस सब आना चाहिए ना खाना बनने के लिए। तो इसी प्रकार से यहाँ खाना बनता है माइटोकॉन्ड्रिया। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा आप तक के ऊपर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीनोम फर्स्ट ईयर का पहला पार्ट, एनाटॉमी का पहला पार्ट, जो कि इंट्रोडक्शन के उत्तर। जैसे ही आप बुक खोलोगे आपको पहला पार्ट मिलेगा, लेकिन हम अपनी भाषा के अंदर पढ़ने का पूरा प्रयास करने जा रहे हैं। दोस्तों जीएनएम का पहला पार्ट हमें क्या कहता है कि कोशिका के बारे में, सबसे पहला कोशिका और उत्तक के बारे में पहला पार्ट जीएनएम का हमें बताता है। एनाटॉमी के अंदर बात कर रहे हैं तो कोशिका क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका वास्तव में पहले खोज किस प्रकार से की, कैसे पता चला लोगों को कि कोशिका नाम की कोई चीज हमारे शरीर के अंदर है। दोस्तों लगभग ये 1500-1600 ईस्वी के बीच की बातें हैं। इस समय किसी को कुछ भी पता नहीं था कि हमारा शरीर वास्तव में किस इकाई के ऊपर टिका हुआ है। उस समय सब लोग इन चीजों से अनभिज्ञ थे। तो दोस्तों जैसे ही एक बंदा आता है जिसका नाम था रॉबर्ट हुक बंदा आता है और वो कुछ करने की कोशिश करता है। फिलहाल 1600 ईस्वी के आसपास सूक्ष्मदर्शी का चलन भी था, सूक्ष्मदर्शी आ गई थी उस समय, और उन्होंने अपने हाथों से जो बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी थी उससे कुछ जैसे कि कॉर्क होता है, कॉर्क का मतलब समझते हो, जैसे कि शरबत की दुकान पे गए हो या फिर ठेले पे कभी आपने आइसक्रीम खाई है शरबत वाली, जो लट्टू बना के देते हैं ना, तो उसका जो बोतल होता है, बोतल एक विशेष प्रकार के लकड़ी के ढक्कन से ढका हुआ होता है, तो वही कॉर्क होता है दोस्तों, ठीक है, मतलब सूखी लकड़ी होती है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उस कॉर्क के टुकड़े को इतने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, और उसके बाद में उसने देखा जो लास्ट में जो न डिवाइड होने वाला पार्ट उन्हें दिखा, सबसे छोटी इकाई उस कॉर्क के टुकड़े की, उसने इसको चेंबर नाम दिया, यानी एक कमरा नाम दिया लास्ट। क्योंकि जब उसने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसे इस तरह से चेंबर की तरह उसे दिखाई दिया। ठीक है दोस्तों, समझना एक चीज को। रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक था, सबसे पहले कोशिका का खोज करता, हम उसी कहते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस तरह की डायग्राम कहां देखा, कॉर्क के टुकड़े को जब विभाजित किया, मतलब कहने का है कि एक शरीर लिया, एक बॉडी लिया कहीं से, उस बॉडी को तलवार से, चाकू से, XYZ से उसको इतना काटा कि लास्ट में एक छोटा सा टुकड़ा जो अपनी आंखों से न देख सकते हैं ऐसा उसे प्राप्त हुआ, और वो इस तरह से प्राप्त हुआ। तब रॉबर्ट हुक ने इस टुकड़े को क्या बोला, कोशिका बोला, सेल बोला, क्या सेल, और सेल का अर्थ क्या होता है, एक कमरा, क्या होता है, एक कमरा। इस प्रकार से एक परिभाषा भी निकल के आ जाती है यहाँ पे कि शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कोशिका है, कोशिका कहते हैं सबसे छोटी इकाई को, ठीक है। तो इस प्रकार से कोशिका अस्तित्व में आई, लेकिन हकीकत दोस्तों उसने कोशिका को नहीं देखा। हकीकत क्या थी, उसने कोशिका भित्ति को देखा, अर्थात कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उस कोशिका को उसने देखा। किसने, रॉबर्ट हुक ने देखा। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, एक वैज्ञानिक आता है 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक आया और कॉर्क के टुकड़े से उसने ये खोज की। ल्यूवेनहॉक नाम का एक वैज्ञानिक आता है, और वो वैज्ञानिक तालाब के आसपास कई जीवित कोशिकाएं देखता है, और कोशिकाओं को देखता है अपने माइक्रोस्कोप से, और वो कोशिका के अंदर बहुत सारे फंक्शनल चीज देता है। तो हम कह सकते हैं कि ल्यूवेनहॉक पहला व्यक्ति था जिन्होंने जीवित कोशिकाओं को देखा, जो कब 1674 की ईस्वी की बात है। इस प्रकार हालांकि क्योंकि श्रेय तो हम रॉबर्ट हुक को ही देखेंगे, सबसे पहला जो देखेगा उसी को ही देंगे, तो रॉबर्ट हुक को कोशिका का खोजकर्ता कहते हैं, लेकिन जब जीवित कोशिकाओं की बात की जाती है तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले देखा। उसके बाद में आता है रॉबर्ट ब्राउन था आपके 1800 ईस्वी की बात हो जाती है। 1600 और 1800 ईस्वी में बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना कार्य किया, लेकिन जैसे 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन आए, मतलब रॉबर्ट बुरिया, तो उन्होंने क्या किया, आर्किड की जो जड़ें होती है उस जड़ों के अंदर कोशिका की खोज हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने जड़ों के अंदर वास्तव में कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, उनमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कोशिका के अंदर, वो केंद्रक होता है, उसकी खोज की। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, केंद्र की खोज की। इसके अंदर आर्किड की जड़ें होती है, उन जड़ों के अंदर उन्होंने केंद्र की खोज की। उसके बाद में 1800, उसके 7 साल के बाद में स्लीडन और स्वान, दो वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम क्या है, स्लीडन और स्वान। उन्होंने क्या किया, कोशिका के केंद्र की खोज भी की, मतलब सॉरी, केंद्र को भी देखा, कोशिकाओं को देखा, और उसका अध्ययन करने के बाद में उन्होंने एक कोशिका सिद्धांत दिया। अब कोशिका सिद्धांत क्या दिया, ये चीज समझते हैं। कोशिका सिद्धांत में इन्होंने दो चीजें बताई। क्या चीजें बताई, दो चीजें। शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है, पहला सिद्धांत क्या दिया इन्होंने,
कि शरीर की सबसे जो छोटी इकाई है वो कोशिका है। और दूसरा सिद्धांत दिया कि कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसको समझाऊंगा, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किस प्रकार से है। कोशिका संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। भाई एक बार वापिस समझ लेते हैं कि कोशिका की खोज किस प्रकार से, 1600 की बात है आसपास की, जो कि रॉबर्ट हुक आता है और एक कोर्क के टुकड़े के अंदर वो कोशिका की खोज करता है। कोशिका को बाहरी वातावरण को देखता है, बाहरी वातावरण मतलब जैसे कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका पर टाइप भी पढ़ेंगे आगे, कोशिका भित्ति को देखता है। फिर उसके बाद में एक ल्यूविन आता है, वो क्या जीवित कोशिकाओं को देखता है। फिर एक भूरिया बाबा आता है, वो क्या करता है, ठीक है, वो क्या करता है कोशिका की जड़ों के पौधों की जड़ों के अंदर केंद्र की खोज कर देता है। और उसके बाद में लास्ट में ये आपके स्वीडन और स्वान आता है 1838 के अंदर, उन्होंने कोशिका की संरचना देती है। शरीर की सबसे छोटी इकाई, मतलब शरीर के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, आखिर में जो छोटा टुकड़ा होता है वो क्या होती है, कोशिका होती है। ठीक है, उसके बाद में ये संरचनात्मक और क्रियात्मक। अब संरचनात्मक कैसे होता है भाई, आप बोलोगे सर संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किस प्रकार से, तो संरचनात्मक और संरचनात्मक मतलब पूरा जो शरीर होता है, पूरा शरीर का जो डायग्राम होता है वो कोशिका के द्वारा ही डायग्राम, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं अपना अपना कार्य करके शरीर की संरचना बनाती है। और क्रियात्मक मतलब जैसे हम खाना खाते हैं तो कोशिका भी खाना खाती है, हम उत्सर्जन करते हैं कोशिका भी उत्सर्जन करती है, हम श्वसन लेते हैं तो कोशिका भी श्वसन लेती है। अब आप बोलोगे सर कोशिका श्वसन कैसे लेती है, तो मैं आपको बताऊंगा उस समय जब कोशिका का डिफरेंस पढ़ेंगे कि भाई कोशिका के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन सा अंग क्या कार्य करता है, श्वसन किस प्रकार से लेती है, तब हमें पता चलेगा। अभी बहुत विस्तार से इसको पढ़ना है कोशिका को। तो अभी ये पहला पार्ट है दोस्तों, आप इसको प्यार दोगे तो मैं पूरा पार्ट बनाने की कोशिश करूंगा और अपनी देसी भाषा के अंदर, मतलब वो उठान पटांग भाषा नहीं, एक गांव का बच्चा आराम से इस वीडियो को, इस साइंस को समझ सकता है, ऐसी भाषा के अंदर मैं पूरा पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि हर किसी को समझ में आ जाए, बहुत कम इंग्लिश वर्ड काम में लेते हुए, क्योंकि हमें पता है इंग्लिश हमारी कमजोर है। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। ठीक है, अब बोलो भाई कोशिका, इस प्रकार से कोशिका का डायग्राम होता है इस प्रकार से। अब कोशिका जरूर नहीं ऐसी गोली हो, चपटी भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, मतलब इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन अच्छी तरह से समझने के लिए हमने क्या किया, कोशिका को इस तरह से गोल दिया। अब कोशिका के अंदर बहुत सारे पार्ट आते हैं, एक एक पार्ट को हम पढ़ेंगे, ईमानदारी से अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें याद हो जाए। मेन रूप से जो कोशिका होती है उसको 3 भागों में विभक्त किया जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन से वो भी लिख देता हूं। कोशिका 3 भागों में विभक्त की जाती है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, सबसे पहले कोशिका भित्ति आती है, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर। इंग्लिश में हम कह सकते हैं सेल को कि इसे सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ये जो बाहरी वातावरण है ये पूरा, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो ये डॉट 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 पानी रूपी जो संरचना यहां पर पाई जाती है वो है आपका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। और जो अंदर की जो ये संरचना है आपको ये दिखने वाली है आपकी केंद्रक। मतलब कोशिका को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने क्या किया, कोशिका के 3 पार्ट किए। क्या क्या, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब कोशिका भित्ति का क्या कार्य है भाई, हम जो हमारा रूम होता है, हमारा घर होता है, तो हमारे घर के आसपास क्या होती है, एक दीवार होती है। तो कोशिका के अंदर भी सेम वही सिस्टम है, उसके बाहर क्या होती है, एक दीवार होती है। अब जैसे हमारे घर के अंदर खिड़कियां होती है, हमारे घर के अंदर मेन दरवाजा होता है, तो खिड़कियां किसके लिए होती है कि शुद्ध हवा आती रहे। ठीक है, दरवाजा किस लिए होता है कि कुछ चीजें हैं या हम है घर से आर पार होते रहे, बाहर जाते रहे कोई काम के लिए, फिर वापस आते। इस प्रकार से इस कोशिका के बाहर भित्ति के अंदर छोटे 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 छिद्र होते, क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे हमारे घर की सेम हमारे एज टू हमारे घर के भाज्य मान के हम समझना है कि हमारा घर होता है, उसकी खिड़कियां होती है। इसी प्रकार कोशिका के भी चारों ओर क्या होते हैं, यहाँ पे छेद होते हैं। हमारे घर के अंदर बाहर हवा आती है, क्योंकि खिड़कियां होती है तो बाहर से हवा आएगी, कुछ चीज आएगी, भाई कुछ होगा ही नहीं तो कैसे आएगा। मेन दरवाजा भी होता है कोशिका के अंदर। तो कुछ चीजें हैं कोशिका के बाहर निकालने के लिए और कोशिका के अंदर। अब आप बोलोगे सर कोशिका को बाहर और अंदर करने की क्या जरूरत है। दोस्तों कुछ वसा, कुछ प्रोटीन, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे हवा है, यहाँ पर फंक्शन होता है, रसोई होती है पूरी घर के अंदर, भाई दाल रोटी गैस सब आना चाहिए ना खाना बनने के लिए। तो इसी प्रकार से यहाँ खाना बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
पावर एनर्जी पैदा होती है, तो बाहर से कुछ चीजें आएगी तो एनर्जी पैदा होगी ना। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी चीजें अंदर ग्रहण की जाती है इन छिद्रों के माध्यम से, ठीक है। और अंदर ग्रहण करने के अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पर, ऐसे नहीं है कि स्टडी मटेरियल है जो रसोई में ले जाकर रख दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो चीज जहां पर होगी उसको वहां पे रख दिया जाता है। तो दोस्तों हमने इतना पढ़ने का प्रयास किया, ये बेसिक नॉलेज था कोशिका का। और अगर आपका प्यार रहा और आपने कमेंट बॉक्स में कुछ बताया, जरूर लिखा है, आपको समझ में आया ना आया, मेरा प्रयास कैसा लगा आपको, फर्स्ट प्रयास था मेरा या जीएनएम के लिए, तो जरूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जीएनएम के जो अच्छे अच्छे टॉपिक है जो एग्जाम के अंदर आने वाले, कंपटीशन के अंदर आने वाले हैं, उस टॉपिक का ही जिक्र हम यूट्यूब पे करेंगे, यहाँ पे चैनल पे। और मैं कोशिश करूंगा आप कमेंट के आधार पर जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों।